एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएनएस का टॉपिक नंबर 10 जो कि है ईईजी एंड स्लीप। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम इस टॉपिक को भी समझेंगे जैसे हम हमारे हर टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ईईजी की डेफिनेशन पे आए तो ईईजी क्या होती है। ईईजी रिप्रेजेंट करती है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। जैसे ईसीजी रिप्रेजेंट करती है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, वैसे ही ईईजी या ईईजी रिप्रेजेंट करती है या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ठीक, सीन इन द फॉर्म ऑफ समेटेड पोटेंशियल, जिनको हम पोटेंशियल की फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले ईईजी को रिकॉर्ड करने वाले थे सर हैंस बर्गर। ठीक, हैंस बर्गर। अब देखिए ईईजी में जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी एक वेव की, वो उतनी ज़्यादा एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है ब्रेन की। जैसे मान लीजिए एक वेव आई ईईजी में 70 हर्ट्ज की, ठीक, और दूसरी वेव आई 10 हर्ट्ज की। तो ये जो 70 हर्ट्ज वाली वेव है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस टाइम पे जो हमारा ब्रेन है ये ज़्यादा एक्टिव रहा होगा, और जो ये 10 हर्ट्ज वाली आई ये रिप्रेजेंट करता है कि इस टाइम जो हमारा ब्रेन है वो कम एक्टिव रहा होगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए हम क्या देखते हैं। इसके बाद जो एक ईईजी होती है हमारे पास, उसमें हमें कौन कौन सी वेव्स दिखाई देती है। ठीक, तो उसमें हमें गामा वेव्स दिखाई देती है, बीटा वेव्स दिखाई देती है, अल्फा वेव्स दिखाई देती है, थीटा वेव्स दिखाई देती है, डेल्टा वेव्स दिखाई देती है। इन फ्रीक्वेंसीज को आप रट लें, ठीक, कि गामा वेव की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, बीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 13 से 30 हर्ट्ज की होती है, अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज, थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 4 से 7 हर्ट्ज और डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 1 से 3 हर्ट्ज। तो क्या हम कह सकते हैं कि गामा वेव्स, जो गामा वेव्स होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इतना क्लियर हो गया। इन वेव्स को और इनकी फ्रीक्वेंसीज को आप रट लें। उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे, आप देखिए इन वेव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम और जानते हैं। जो ये गामा वेव्स होती है, मैंने क्या कहा था कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। तो गामा वेव्स में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो क्या ये गामा वेव्स जनरेट होंगी ड्यूरिंग फोकस्ड अटेंशन। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद बीटा वेव्स, देखिए फ्रीक्वेंसी 13 से 30 हर्ट्ज, यानी गामा वेव से थोड़ी सी कम। तो ये जो बीटा वेव्स हैं, ठीक, ये फोकस्ड अटेंशन में प्रोड्यूस ना होके इन केस ऑफ गुड अटेंशन या वेकफुलनेस प्रोड्यूस होंगी। ठीक, इसके बाद इनसे कम थोड़ी सी जाए तो अल्फा वेव्स 8 से 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अल्फा वेव्स अब अटेंशन के टाइम भी जनरेट ना होके इन अटेंशन के टाइम जनरेट होती है। ये इन अटेंशन क्या होता है, ये होता है रिलैक्स स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट क्या होता है, जब एक पर्सन अपनी आंखें बंद करे हुए सो नहीं रहा होता है, जाग रहा होता है पर उसकी आंखें बंद होती है, यानी वो एक रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है। तो उस केस में क्या होती है, अल्फा वेव्स जनरेट होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज होती है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद है थीटा वेव्स, अल्फा वेव से थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी 4 से 7 हर्ट्ज। तो थीटा वेव जो है ये जनरेट होती है जब शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट होती है इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमें पता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहाँ पे कन्वर्ट होती है, हिप्पोकैम्पस में। तो ये जो थीटा वेव्स है ये भी जनरेट कहाँ पे होंगी, हिप्पोकैम्पस में। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले या जिनको हम स्लो वेव्स भी कहते हैं वो होती हैं डेल्टा वेव्स, फ्रीक्वेंसी 1 से 3 हर्ट्ज। तो ऑब्वियस सी बात है ये जनरेट होंगी ब्रेन में उस टाइम पे जिस टाइम पे जो हमारा ब्रेन है सबसे कम एक्टिव होगा, यानी ड्यूरिंग स्लीप। सो डेल्टा वेव्स आर आल्सो नोन एज मेजर स्लीप वेव्स। इतना क्लियर हो गया। आपने क्या ईईजी की डेफिनेशन देख ली, आपने देखा कि ईईजी को पहली बार रिकॉर्ड करने वाले सर हैंस बर्गर थे, और आपने देखा कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा ब्रेन की एक्टिविटी को ही डिनोट करेंगी। अब आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईईजी देखी और आपने देखी उनको वो कब जनरेट होती हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलिए अब हम जाते हैं स्लीप पे। देखिए आज के बाद जब भी आप स्लीप सुनो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि दो टाइप की स्लीप होती है। पहली स्लीप जिसको हम बोलते हैं एनआरईएम स्लीप या नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप, और दूसरी स्लीप जिसको हम बोलते हैं आरईएम स्लीप या रैपिड आई मोमेंट स्लीप। क्या कहा मैंने, आज के बाद जब भी आप स्लीप सुनो तो आपको याद आना चाहिए कि दो टाइप की स्लीप होती है। पहली स्लीप जिसको हम कहते हैं, पहली टाइप जिसको हम कहते हैं नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप, और दूसरी टाइप जिसको हम बोलते हैं रैपिड आई मोमेंट स्लीप। अब
क्या होता है ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप? देखिए, ये जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होता है, इस टाइम पे जो आई बॉल्स हैं इनकी मूवमेंट नहीं होती, जबकि जो ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है इस टाइम पे आई बॉल्स की मूवमेंट होती है। ठीक, तो देखिए, अब जो ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब इस स्टेजिंग के लिए एक नया नॉमेनक्लेचर आया है, N1, N2, N3। ठीक, N1 में आता है स्टेज 1, N2 में आता है स्टेज 2 और N3 में आता है स्टेज 3 और 4। ठीक, क्लियर हो गया? तो हमने क्या कहा? हमने कहा जो ये NREM स्लीप है या नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, इसके सर्टेन स्टेजेस हैं। कितने स्टेजेस हैं? तो 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अब नया नॉमेनक्लेचर दिया गया है स्टेजिंग के लिए, जिसमें आता है N1, N2, N3। N1 में आता है स्टेज 1, N2 में आता है स्टेज 2 और N3 में आता है स्टेज 3 और 4। इतना क्लियर हो गया? अब आपको इनकी फ्रीक्वेंसी भी कुछ ख्याल में रखनी है। देखिए, जो ये फर्स्ट स्टेज है या जो ये N1 है, इसमें थीटा वेव्स प्रोड्यूस होती है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 to 7 हर्ट्ज। क्लियर हो गया? इसके बाद जो ये स्टेज 2 है, इसमें 8 से 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स जनरेट होती हैं। आप कहोगे कि आपने तो इससे पहले हमें कहा था कि 8 से 12 हर्ट्ज वाली जो वेव्स होती हैं वो होती है अल्फा वेव्स, लेकिन यहां पे अल्फा वेव्स नहीं होती हैं। इन वेव्स में कुछ वेरिएशन होता है देन अल्फा वेव्स, जिसके कारण इन वेव्स को हम बोलते हैं स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस। इस बात को ख्याल में रखिएगा कि NREM स्लीप के सेकेंड स्टेज में जो वेव्स जनरेट होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज होती है, जो अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी को तो मैच करती है, पर ये अल्फा वेव्स नहीं होती क्योंकि इनमें कुछ वेरिएशन होती है जो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए, जो N3 है, N3 में आप देख रहे होंगे कि स्टेज 3 और स्टेज 4 आता है। ठीक, तो स्टेज 3 और स्टेज 4 आता है, इसीलिए क्या होता है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन में 1 से 3 हर्ट्ज की जो वेव्स है वो जनरेट होती हैं, जिनको हम डेल्टा वेव्स भी कहते हैं। अब अगर डेल्टा वेव्स इस स्टेज में जनरेट हो रही है तो हम कहते हैं कि डेल्टा वेव्स जो होती है वो NREM स्लीप की मेजर वेव्स होती है। क्या आप समझे कैसे? देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा यूपी है। तो यूपी में कोई इलाका है जिसमें कितनी है, जिसमें 350 सीट्स है, और कोई दूसरा इलाका है यूपी में जिसमें रिमेनिंग 53 सीट्स हैं। तो मान लीजिए किसी एक पार्टी ने ये वाले इलाका कंट्रोल में ला लिया, या इस वाले इलाके में एक पार्टी मेजॉरिटी में है और इस वाले इलाके में दूसरी पार्टी के मेजॉरिटी में है। तो आप इसको देख के ही बोल सकते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, जो इस वाले इलाके में मेजॉरिटी में है, क्योंकि इसकी सीट्स ज्यादा है। वैसे ही क्या होता है, जो ये वाली है स्टेज 3 और स्टेज 4 वाली जो स्टेजेस होती हैं NREM की, ये ज्यादा ड्यूरेशन को घेरते हैं। अगर ये ज्यादा ड्यूरेशन को कवर करते हैं तो जो वेव्स इसमें जनरेट होंगी वही वेव्स क्या होंगी, मेजर वेव्स होंगी स्लीप की। आपको समझ आया कैसे? ठीक, तो क्लियर हो गया आपको स्टेजेस NREM स्लीप की। और आज यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन वाली एग्जाम्पल बोल दी। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद NREM स्लीप में क्या होता है, NREM स्लीप में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, और रेस्पिरेशन भी हमारी डीप एंड स्लो हो जाती है। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम आते हैं रोटेटरी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में। ठीक, देखिए, तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आपको क्या याद रखना है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में PGO स्पाइक्स जनरेट होती हैं, जिनके कारण आई बॉल की मूवमेंट होती है। तो क्या होती है ये PGO स्पाइक्स? ये एक इंपल्स होती है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉन्स, जाती है टू लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और एंड होती है इन ऑसिपिटल कॉर्टेक्स। इन्हीं को हम बोलते हैं PGO स्पाइक्स। तो जब भी रोटेटरी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप
आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा इसमें क्या होती है, आई बॉल्स की रैपिड मूवमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जनरेट होती है पीजीओ स्पाइक्स। क्या होती है ये पीजीओ स्पाइक्स? ये इंपल्सेस होती हैं जो जनरेट होती है पॉन्स से, जाती है जेनिकुलेट बॉडी में, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, और एंड होती है ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में। क्लियर हो गया? इसके बाद आपको ये भी ख्याल में रखना है कि ड्यूरिंग दिस आरईएम स्लीप ऑल मसल्स ऑफ द बॉडी अंडरगो एटोनिया। यानी क्या, मसल में जो अपना टोन होता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम बस में कभी किसी को नींद पड़ जाती है और जब वो आरईएम स्लीप में चला जाता है तो जो उसके साइड वाला होता है अगर वो उसका सपोर्ट हटा लेता है तो वो बंदा गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मसल्स में जो टोन था वो इस स्लीप में खत्म हो जाता है। इसीलिए आरईएम स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम फॉल स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि अगर इसमें सो गया तो फिर गिर जाता है ये बंदा। ठीक, इसके बाद इसी स्लीप में क्या होता है, इसी स्लीप में दोनों सेक्सेस में, मेल्स और फीमेल्स में सेक्सुअल एरोजल होता है और मेल्स में पेनाइल एनलार्जमेंट भी होता है। ठीक, क्लियर हो गया इतना? तो आपने स्लीप देखी दो टाइप्स की, एनआरईएम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। आपने देखा नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के स्टेजेस और उसमें क्या होता है। आखिरी में हमने क्या देखा, आरईएम स्लीप देखा और उसमें बनने वाली पीजीओ स्पाइक्स देखी और उसके बारे में बाकी डिटेल्स देखी। ठीक, तो अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ स्लीप। ठीक, कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलिए स्लीप की रेगुलेशन कैसी होती है, तो अब हम ये देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो वेकफुलनेस को प्रमोट करते हैं और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो स्लीप को प्रमोट करते हैं। ठीक, देखिए वेकफुलनेस को प्रमोट करने वाले लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, हमने इससे पहले ही देखा कि लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस ऑरेक्सिन सेक्रीट करता है जो वेकफुलनेस को प्रमोट करता है, और हिस्टामिन भी क्या करता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस हिस्टामिन सेक्रीट करता है जो वेकफुलनेस को प्रमोट करता है। इसके बाद और दो न्यूक्लिय की आपको याद रखनी है, एक तो है रेफे न्यूक्लिय। रेफे न्यूक्लियस सेरोटोनिन सेक्रीट करता है, ये भी वेकफुलनेस को प्रमोट करता है, और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है नॉर एपिनेफ्रीन के थ्रू वेकफुलनेस को प्रमोट करता है। तो समझ आ गया आपको कि रेगुलेशन ऑफ स्लीप में आपको सबसे पहले लिखना है कि वेकफुलनेस प्रमोटिंग कौन कौन एरियाज है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस और रेफे न्यूक्लियस, और साइड में आपको उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स के भी नाम लिखने हैं। इसके बाद क्या, देखिए स्लीप प्रमोटिंग एरिया, इसमें हमने हाइपोथैलेमस का प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जिसको हमने स्लीप सेंटर भी कहा, ये हमने पहले ही देखा था। अब क्या याद रखना है आपको, पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन रिलीज होता है वो भी स्लीप को रेगुलेट करता है, और कोलिनर्जिक न्यूरॉन से जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है वो भी स्लीप को प्रमोट करता है। ठीक, तो ये रेगुलेशन ऑफ स्लीप में हमने क्या देखा, वेकफुलनेस प्रमोटिंग एरियाज उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स और स्लीप प्रमोटिंग एरियाज और उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक, अब एक क्लिनिकल पॉइंट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं जेट लैग सिंड्रोम। क्या होता है, देखिए जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, जिन दोनों कंट्रीज का जो टाइम होता है, ठीक, वो डिफरेंट होता है। मान लीजिए एक कंट्री में अभी कितने बजे हैं, रात के 8 बजे हैं, और आपने क्या किया, आपने दूसरी कंट्री में गए जहां पे क्या, जहां पे दिन के 8 बजे हैं। ठीक, तो क्या होगा, अब आपको सोना तो यहां रात में ही है, लेकिन जो आपकी सर्काडियन रिदम है वो सेट है इस टाइम के अनुसार। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में मेलाटोनिन एगनिस्ट दिया जाता है जो कि होता है रैमल्टन। ठीक, ये इस जेट लैग सिंड्रोम को क्या करता है, करेक्ट करता है, या ये आपकी सर्काडियन रिदम को अब सेटल करने में मदद करता है। ठीक, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है हमारा। थैंक यू।